सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 5 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स को डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली अपने स्टोमेटा के ज़रिए से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स या एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, यानी जो पानी में रहते हैं, तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने गिल्स के थ्रू कर लेते हैं, अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्मल प्लांट्स की तरह सिर्फ लीव्स ही के ज़रिए से रेस्पिरेशन करते हैं, बल्कि उनके जो स्टेम होती है, जो उनके रूट होती है, वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि वाटर उनके चारों तरफ है, वाटर में ऑक्सीजन है, तो वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से कर लेते हैं। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम ऐसा रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जो कि एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और वैसा रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है। ये बात सुन के आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी ना कि अभी तक जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, चाहे ह्यूमंस में हो, आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स में हो, आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, उनसे थोड़ी हायर कैटेगरी के एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, ठीक है, उन सभी में जो रेस्पिरेशन हो रहा था वो सभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था। तो क्या ऐसा कोई रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हो रहा है? बिल्कुल, इवन कि आपकी बॉडी में भी है। ठीक है, वैसी सेल हैं जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन इज प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन बता रहे हैं कि टू टाइप्स के हैं, एक तो एरोबिक हो गई और दूसरा एनएरोबिक हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया? सिंपली जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब रेस्पिरेशन होता है, हमने पढ़ा था कि जब रेस्पिरेशन होता है सेल में जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के ज़रिए से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, प्लस वाटर बन रहा था, एंड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही थी। ओके, तो चलिए आइए उसको थोड़ा सा इक्वेशन के भी फॉर्म में देख लेते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। कैसे हम इसको इक्वेशन आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो शुगर है, शुगर एक ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट करा और क्या क्या निकला? एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर भी बना। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया? अपनी बॉडी से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो हम इसको एक्सहेल करके हम इसको बाहर कर देते हैं। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है रेस्पिरेशन का। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ कंबशन और बट जो इसमें रिएक्शन हो रहा है वो सेम है, सिमिलर है कैसे? कंबशन के या फिर बर्निंग। कंबशन को हम बर्निंग बोलते हैं। अब ये कंबशन और बर्निंग की बात कहाँ से आ गई? तो आपने अगर कंबशन की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी या आप कंबशन के बारे में जानते होंगे, तो कंबशन ऐसा प्रोसेस होता है, या हम जिसे बर्निंग बोलते हैं, कि आपने कोई चीज़ जलाई, तो वो वैसा प्रोसेस होता है जो कि एयर के या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा कि कंबशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। कंबशन वैसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या एयर के प्रेजेंस में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी एयर के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस हो गया? कंबशन जो है उसमें जो एनर्जी होती है वो आप हीट या लाइट के फॉर्म में गिव आउट करते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है उसको आप हीट या लाइट के फॉर्म में गिव आउट नहीं करते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैंडल जलाई, ठीक है, कैंडल जलाई, तो कैंडल से आपको क्या क्या मिलेगा? आपको हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, गर्मी आएगी उससे और लाइट भी मिलेगी।
जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है वहाँ भी कोई चीज़ जल रही है, ठीक है, वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया में फूड बर्न हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हीट या लाइट नहीं मिलेगी, वहाँ पे एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि हम उसको दूसरी तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि कंबशन में या बर्निंग में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, उसके और डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि क्या है। सिमिलरली जो बर्निंग प्रोसेस है या जो हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो भी एयर के प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कि अगर हम उसके चारों तरफ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन जो उसके चारों तरफ है अगर हम उसको बंद कर दें या उसका ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको किसी तरीके से वहाँ पे कम कर दें तो वो कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। इसी लेकिन जो क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन भी ऑक्सीजन ही के प्रेजेंस में होती है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको सिमिलर मतलब हम ये सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी इज गिवन आउट ग्रेजुअली, कि इसमें एनर्जी होती जो गिव आउट होती है वो ग्रेजुअली होती है, यानी एनर्जी जो बन रही है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो एनर्जी गिव आउट हो रही है वो ग्रेजुअली हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी मतलब इनहेल किया, सांस ली और जो है सांस फ़ौरन से गई हमारे सेल में और सेल से फ़ौरन एनर्जी रिलीज़ हुई और एक मतलब एक सेकंड नहीं लगा, एक मिनट नहीं लगा और आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकल गई, ऐसा नहीं है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आप अपनी बॉडी से बाहर कर रहे हैं, जो एक्सेल के ज़रिए से आप जो बाहर कर रहे हैं, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड है जो पहले हमने एक्सेल करके जो पहले से हमारे पास हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, बराबर रिएक्शन हो रहा है और उसके ज़रिए से जो है हम मतलब ऑक्सीजन को हम अपनी सेल में यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेल हमारी यूज़ कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को बराबर वो रिलीज़ कर रही है, ठीक है। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो ग्रेजुअली रिलीज़ हो रही है, फ़ौरन नहीं रिलीज़ हो रही है। जबकि कंबशन में, ठीक है, कंबशन जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो इसमें एनर्जी फ़ौरन ही गिव आउट हो जाती है, फ़ौरन ही हमें पता चल जाता है। जैसे ही हमने मोमबत्ती जलाई या हमने कोई मतलब कैंडल जलाई या कोई कागज़ जलाया, गैस चूल्हा जलाया, तो फ़ौरन इससे हीट या लाइट हमें पता मतलब हम हीट मिलने लगती है, लाइट उससे आने लगती है। सेकेंड डिफरेंस है एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय द ऑर्गेनिज्म, कि एनर्जी जो हम गिव आउट करते हैं तो उसको ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ मतलब उसको एक फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि जो इसकी एनर्जी होती है, इसकी कंबशन की एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, कि जो इसकी एनर्जी होती है वो हीट के या फिर लाइट के फॉर्म में गिव आउट होती है। थर्ड इसका है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में बॉडी में के इनसाइड में आप जो है बॉडी के अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं विच कैन बी यूज्ड व्हेन एवर नीडेड, कि हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ करते हैं। जबकि कंबशन में ऐसा नहीं है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको आप एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो ऐसी है ही नहीं जिसको आप स्टोर करके रख सके, जैसे कि हीट है, लाइट है, क्या आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं ना। तो देखिए, मतलब इन्होंने यहाँ पे कंबशन का जो बात कही है ना, वो इस वजह से कही है कि क्या पता आप ये बात सोच लें कि जो है कंबशन और एरोबिक रेस्पिरेशन सेम ही बात है। ऐसा नहीं है। कंबशन एक बिल्कुल अलग प्रोसेस हो गया। क्लास 8 में इसके लिए एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, कंबशन का पूरा एक इतना बड़ा चैप्टर है, आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपने बस आपको ये कि आपके जो दिमाग में कहीं ये बात ना आ जाए कि कंबशन और एरोबिक रेस्पिरेशन सेम चीज़ है, इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा इनका डिफरेंस बता दिया, ठीक है। आप इसको मतलब इतना इसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा, बस आप एरोबिक रेस्पिरेशन को ध्यान में रखिएगा और इसकी जो ये इन्होंने यहाँ पे जो ये दिया है, रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के पास, कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की
वैसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है। अब ये कैसा रेस्पिरेशन है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वैसा ऑक्सीजन जो कि वैसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन के मीनिंग हो गए विदाउट एनी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी ही, बट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके साथ ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल भी आपका फॉर्म होता है। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि शुगर, जब रेस्पिरेशन किया, शुगर ने जब रेस्पिरेशन किया तो उससे क्या क्या निकला? एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और प्लस इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब ये हमारी जो बॉडी है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब करती है? इन ह्यूमंस एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी कैरिड आउट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमंस में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। कब होता है? इट अकर्स इन आवर मसल सेल्स व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई। ये उस वक्त होता है जब हमारे मसल सेल्स को ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। कब मिल नहीं पाएगी? दिस हैपन्स व्हेन वी आर डूइंग हैवी वर्क और एक्सरसाइज, रनिंग फास्ट etc। और ये उस वक्त होता है जब हम हैवी वर्क करते हैं, ठीक है, या फिर हमने एक्सरसाइज की या हम बहुत तेज़ी से दौड़े। मतलब क्या है कि जैसे देखिए, जब हम बहुत हैवी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी एनर्जी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गई। अब हमें हमारे जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, तो उनको और एनर्जी की चाहिए, उनको और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे मसल सेल्स हैं ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। वो अंदर अंदर खुद ही रेस्पिरेशन करते हैं। और वो क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर से हम ले ही रहे हैं ना, ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे मसल सेल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इस वजह से वो खुद भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करके खुद भी एनर्जी को रिलीज़ करने की मतलब वहाँ पे कोशिश करते हैं। However, many organisms, microorganisms such as yeast, bacteria and fungi can also respire anaerobically। और बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, ये भी जो है एनाएरोबिक रेस्पायर करते हैं। ओके, तो मतलब देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, आपको ये बात सुन के भी हैरानी होगी कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में एक तो मसल सेल्स हो गई जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इसके साथ साथ ही हमारी जो आरबीसीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाती हैं, एक एक टिश्यू तक पहुंचाती हैं। आरबीसी, ठीक है, वो भी उस सेल के अंदर, खुद उस सेल के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये बात आपको काफ़ी हैरान कर देने वाली होगी कि हमारे जो आरबीसी है खुद वो ऑक्सीजन को जो है चारों सभी टिश्यू तक लेके जा रही हैं, वो उसके अंदर, खुद उस सेल के अंदर जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसके साथ ही हमारी मसल सेल्स जब उनको ज़रूरत होती है तो वो करती हैं। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। जैसे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर रेस्पायर करता है या फिर वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे 36 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है। जबकि अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करें तो उसमें अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन करता है तो चूँकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है तो उससे सिर्फ और सिर्फ 2 ATP ही रिलीज़ होती है, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन चूँकि हमारी मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कभी कभी, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द हो जाता है या फिर हमारी बॉडी में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? जैसे हम ज़्यादा तेज़ दौड़े तो दौड़ा हमने बहुत ज़्यादा तो हमारे पैरों में दर्द होता है। इस वजह से क्योंकि हमारे जो पैर हैं, पैरों में वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जा पाई, ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन जितनी जानी चाहिए थी वहाँ पे नहीं जा पाई, तो इस वजह से हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। फिर जब ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे चली जाती है तो फिर वो ठीक हो जाता है।
ठीक है। तो जो हमारी मसल सेल्स होती हैं ना, तो वो खुद भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो चलिए आइए, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी था मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा इजी था चैप्टर। आई होप आपको भी इजी ही लगा होगा। लेट्स रिमेंबर, राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स ट्रू और फॉल्स है, और जो फॉल्स हैं आपको उनको ट्रू भी करना है। व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज पुल्ड आउट इनटू द लंग्स। बताइए ट्रू है या फॉल्स? ये है आपका फॉल्स। अब कैसे? कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती है आपकी लंग्स में, बल्कि ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो आपके लंग्स में जाती है। ठीक है। सेकेंड है, एयर एंटर्स द लैरिंग्स आफ्टर पासिंग थ्रू द ट्रेकिया। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ा था, तो हमने वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा था कि हमारी एयर जो है पहले कहाँ जाती है। पहले हमारे नोज से हमारे नज़ल कैविटी में गई, नज़ल कैविटी से हमारे फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से हमारे लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से हमारे कहाँ गई, ट्रेकिया में। ठीक है। फिर वहाँ से ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये तो फॉल्स ही है कि एयर जो है वो हमारे ट्रेकिया में पास होने के बाद फिर लैरिंग्स में नहीं जाती है, बल्कि हमारे एयर जो है पहले लैरिंग्स में जाती है एंड देन ट्रेकिया में जाती है। ओके। थर्ड है हमारा, द ऑक्सीजन एब्सॉर्ब इन द एल्वियोलाई कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ये ट्रू है। ठीक है। फोर्थ है थर्ड था, द ऑक्सीजन एब्सॉर्ब इन द एल्वियोलाई कंबाइंस। फोर्थ है, प्लांट्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। ये भी फॉल्स है आपका। प्लांट लंग्स के थ्रू रेस्पायर नहीं करते हैं, बल्कि स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि आपको ये जो रिएक्शन है इनको आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, इनको आपको दिया हुआ है कि आपको इसको इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए। शुगर प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये है आपका शुगर, शुगर से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी, और ये हो गया आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरेली। आपको जो आंसर करना है वो ऑरेली करना है। अब बताइए, व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? सिंपली ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन हम ऐसा आंसर तो नहीं दे सकते ना। हम कहेंगे व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, तो उससे कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेकेंड है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ द रेस्पिरेशन? ये अभी हमने पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो इन्होंने कंबशन की बात कही है, ये आप थोड़ा सा बस इन्होंने एक आपको समझने के लिए, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कंबशन के एरोबिक रेस्पिरेशन में कंबशन की बात कर ली, वरना कोई इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, जो कि आपके मसल सेल्स में भी होता है, और आपके जो है इसके साथ ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इस पार्ट में इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में हैं ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।